एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उसके अध्यक्ष आशीष काले सर। आशीष काले खुद नागपुर और सेंट्रल इंडिया के बड़े उद्यमी हैं। सबसे पहले तो मेरे को इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। आप एक ऑटोमोबाइल फैक्ट्री जब लगती है तो उसके जो रिकरिंग एडवांटेजेस और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स, जिसको कहेंगे पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट्स, वो क्या होते हैं मैंने करीब से देखा है। 3 साल हो गए हैं एडवांटेज विदर्भ को। अगर हम इन 3 सालों की यात्रा के बारे में जानना चाहें कि इन 3 सालों की यात्रा की सफलता क्या कुछ रही है। ये गडकरी साहब के मन में काफ़ी दिन से था कि हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को कैसे बढ़ाना चाहिए, इनका टेक्निकल एडवांसमेंट कैसा हो। आज जो 50 करोड़ का धंधा कर रहा है वो आने वाले सालों में 500 करोड़ के ऊपर कैसे पहुँचे। देखिए, एक इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या सपोर्ट चाहिए। अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट की अच्छी नीति अगर रहे तो बाकी एक हिम्मत लगती, वो कोई दे नहीं सकता, उसको खुद को लेना पड़ता है। आप लोग सिर्फ इंडस्ट्री को नहीं बढ़ा रहे हैं बल्कि इंडस्ट्रीज को अच्छा स्किल मिले, इसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। इसके भी पीछे अगेन गडकरी जी का विजन है। मतलब उनका विजन को कई बार ऐसा लगता है हैट्स ऑफ टू हिज विजन। आज हमारा स्टेट नंबर 1 स्टेट है, सेकंड नंबर शायद 50% पे है अगर जीएसटी कलेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो। उसका एक कारण है, अगर हमारे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी अच्छी नहीं रही तो ये स्टेट नंबर 1 हो नहीं सकता। अब मेरे बच्चे भी बिजनेस में आ गए तो उनकी भी मदद होती है। तो अच्छा, आई आपके थिंक बच्चे इतने बड़े हैं, आपको देख के लगता नहीं कि इतने मेरे बड़े business है मेरे कि वो। मेरे ट्विन्स है हाँ। और बेटा और बेटी है और 28 साल के हो गए। अरे वाह। नमस्कार, स्वागत है आपका। यूशियन पॉडकास्ट देख रहे हैं आप, और यूशियन पॉडकास्ट के माध्यम से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो अपना क्षेत्र है विदर्भ या नागपुर, उसके विकास की संभावनाओं पर हम बहुत हद तक बात करें, और क्या कुछ संभावनाएं निकल कर सामने आ सकती हैं, उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है और क्या कुछ हो रहा है, उसकी जानकारी हम हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। तो विदर्भ और नागपुर के औद्योगिक विकास के लिए एक बड़ा इनिशिएटिव जो है वो एडवांटेज विदर्भ के माध्यम से बीते 3 सालों से शुरू है। उसका जो तीसरा सीज़न है वो हाल ही में ख़त्म हुआ है, और इसे विदर्भ के औद्योगिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि एडवांटेज विदर्भ जो एग्जीबिशन आयोजित हुई, उसने आखिर विदर्भ को क्या कुछ दिया, नागपुर को क्या कुछ दिया, या सेंट्रल इंडिया को क्या कुछ दिया। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो पूरी प्रदर्शनी है, इसके आयोजन की जिम्मेदारी जिस संस्था के पास में है, एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उसके अध्यक्ष आशीष काले सर। आशीष काले खुद नागपुर और सेंट्रल इंडिया के बड़े उद्यमी हैं, तो उनसे हम बातचीत तो करेंगे ही, और एक बड़ी पारिवारिक लेगेसी भी उनके साथ जो है वो उनके साथ में चल रही है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारा बहुत हद तक खास फोकस रहेगा नागपुर और विदर्भ के औद्योगिक विकास पर। तो आशीष काले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा लंबा इंतज़ार आपने कराया इस बातचीत के लिए, लेकिन आज हमने आपको पकड़ ही लिया। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि जो एडवांटेज विदर्भ का आयोजन हुआ है, उसकी सफलता को आप किस तरीके से देखते हैं। व्यक्तिगत तौर से अगर हम देखें, आप का जो व्यापारिक पृष्ठभूमि है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से है। एक बड़ा बूस्ट जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में आने वाले दिनों में आएगा, ऐसा कुछ उसकी जो भूमिका है वो इस एडवांटेज विदर्भ में तैयार हुई है। तो किस तरीके से देखते हैं इसकी सफलता को। सबसे पहले तो मेरे को इनवाइट करने के लिए धन्यवाद आपका, और सॉरी कि मैं इतना इंतज़ार कराया, लेकिन आपने प्रोग्राम देखा है हमारा, काफ़ी बड़े लेवल का होता है और इस बार ये 3rd एडिशन था तो और ज़्यादा तैयारी करनी पड़ी, लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा थी तो उसमें थोड़ा बिजी रह गया था जी। बट एनीवे, अब आपने सही कहा कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। अभी तीसरा साल है हमारा, और इस बार जो एमओयूज़ हुए उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आपने मेंशन किया महिंद्रा एंड महिंद्रा का, तो मैं खुद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हूँ और इनफैक्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा से ही जुड़ा हूँ। हमारा परिवार पिछले 75 साल से महिंद्रा परिवार का एक हिस्सा है और उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे 1954 से। तो एक ऑटोमोबाइल फैक्ट्री जब लगती है तो उसके जो रिकरिंग एडवांटेजेस और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स, जिसको कहेंगे पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट्स, वो क्या होते हैं मैंने करीब से देखा है। करीब 20-22 साल पहले जब महिंद्रा ने अपना प्लांट पूना में चाकण में लगाया था तो हमको कुछ डीलरों को उन्होंने भूमि पूजन के लिए बुलाया था, और उस टाइम का जो चाकण प्लांट है और आज आप जाके देखेंगे तो एक इकोसिस्टम उस प्लांट के कारण आजू बाजू बन गया है। और पूना एज ए सिटी अगर आप देखेंगे तो ये टाटास का जब वहाँ प्लांट लगा था तो उसके चलते काफ़ी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ वहाँ लगी थी।
छत्रपति संभाजी नगर आप देखेंगे अगर, तो बजाज ने जब प्लांट लगाया था तो उसके चलते वेंडर्स जो वहाँ डेवलप हुए, तो लोकल इंडस्ट्रीज़ इतनी डेवलप हो गई है दोनों जगहों पे कि ये ऑटोमेटिकली एक टेक्नोलॉजिकली हब बन गया, और जहाँ पे इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ अच्छी लगने लग गई है। तो हमारे लिए एक एंकर इंडस्ट्री जिसमें कि इंजीनियरिंग गुड्स बने या उनकी ज़रूरत पड़े, ये बहुत ज़रूरी था। और बहुत खुशी है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ये नागपुर का पोटेंशियल देखा, इसका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देखा, एंड ऑब्वियसली हमारे जो नेता है दोनों, नितिन गडकरी जी और देवेंद्र फडणवीस जी, उनका भी आग्रह था कि आप ज़रूर नागपुर को देखिए, बिकॉज पहले का नागपुर और आज के नागपुर में बहुत फ़र्क है जी। तो ये सब करके रिकग्नाइज़ किया उन्होंने, उनकी टीम आई, स्टडी किया, और स्टडी करके उन्होंने नागपुर को चूज़ किया। तो आई थिंक तीसरा एडिशन में सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है। ओवरऑल 42,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए, लेकिन महिंद्रा का एडवांटेज में आने वाले सालों में ये नागपुर को दिखेगा और इसका बहुत फ़ायदा होगा। ये 15,000 करोड़ रुपए का निवेश का एमओयू साइन हुआ है, लेकिन ये बड़ी आसानी से नहीं हुआ है। आप लोगों को बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी और बहुत कन्विंस करना पड़ा कि आखिर नागपुर और उसकी क्षमताएं आखिर क्या कुछ है महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी को। देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा अगर आप पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो अपने आप को उन्होंने री इन्वेंट किया है, और जो प्रोडक्ट्स आज के तारीख में उनके हैं वो ग्लोबल लेवल के प्रोडक्ट्स हैं। नंबर 2 की कंपनी बन गई है इंडिया में। तो उनका प्लांट ये कोई भी स्टेट के लिए बड़ा एक प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, बिकॉज सिर्फ 15,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट नहीं, बट महिंद्रा का प्लांट लग रहा है, तो ये एक बहुत प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, और सभी स्टेट्स उसके पीछे लगे हुए थे। खास करके 4 स्टेट्स जो मेरी जानकारी है कि काफ़ी एग्रेसिव थे कि वो प्लांट वहाँ लगे, और इकोसिस्टम उन स्टेट्स में ऑलरेडी है ऑटोमोबाइल का। सो यस, थोड़ा सा कन्विंसिंग लगा उनको। हमने अपनी तरफ से जो आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए थे उनको स्टडी करने में भी उसके लिए वक्त लगा, लेकिन एट द एंड ऑफ इट दे अंडरस्टूड। और जैसा मैंने कहा कि हमारे दोनों नेताओं ने पर्सनल इंटरेस्ट लिए, उनकी कई सालों से इच्छा है। इनफैक्ट 7 साल पहले मैं, हमारी ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन है, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन, उसका नेशनल प्रेसिडेंट जब बना था तो गडकरी जी चीफ गेस्ट थे उसी कार्यक्रम में। तो उन्होंने कहा था कि भाई अब तू इतने बड़े पोजीशन पे है तो तेरा काम बनता है कि नागपुर में एक ऑटो इंडस्ट्री लगनी चाहिए, और मेरा एक सपना है कि, और वो मंत्री भी है ट्रांसपोर्ट के। और 3 महीने बाद एक और कार्यक्रम में देवेंद्र जी चीफ गेस्ट थे, और उन्होंने भी एग्जैक्टली सेम कहा। तो 7 साल से ये टास्क मुझे दिया गया था। बट ऑटोमोबाइल में एक्सपेंशन इतना इजीली नहीं होता है। चाकंड में उनके पास जगह अवेलेबल थी, तो जब महिंद्रा को कैपेसिटी की गरज पड़ी उन्होंने एक्सपेंशन वहीं किया। बीच में हमने डेफिनेटली एक वेंडर पार्क के लिए फॉलोअप किया था, बट बिज़नेस की डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं, फिर कोविड आ गया, तो ये सब में रह गया। 8 एक महीने पहले जब मेरे को पता लगा कि अब महिंद्रा सीरियस है कि एक और नया प्लांट, बिकॉज उनके एज ए सेड वो नंबर 2 के मैन्युफैक्चरर बन गए हैं, कैपेसिटी उनकी रिक्वायरमेंट है, और काफ़ी सारे गाड़ियों में आज भी उनकी वेटिंग चल रही है। तो जब ये पता लगा तो हमने उनको एग्रेसिवली परस्यू किया, हमारे एसोसिएशन ने उनको भी कांटेक्ट किया, और देवेंद्र जी गडकरी साहब से पर्सनली भी मुलाकात की, और हमने लेटर लिखा अगस्त में सीएम सर को और गडकरी सर को कि ये ऐसा ऐसा विचार है इनका, और ये जल्दी लगाएंगे, तो आप डेफिनेटली इसमें मदद कीजिएगा हमारी। एक एमओयू आप लोगों ने 7 मिनट में साइन करवा लिया या 7 मिनट में कन्विंस कर लिया कंपनी को, जिसका उल्लेख खुद सीएम साहब ने अपने भाषण में किया, ये कैसे हो गया? नहीं, हमने नहीं किया, ये पूरा क्रेडिट सीएम सर को, और हमारी जो इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट है, हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ है डॉक्टर अनबलगन, और जो चीफ एडवाइज़र है सीएम सर के मिस्टर कौस्तुभ धवसे, इनको क्रेडिट जाता है। और हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर प्रसन्ना मोहिले, ये प्रपोजल उन्हीं की तरफ से आया था, और काफ़ी दिन से चर्चा चल रही थी, लेकिन वो फर्मड अप नहीं थे। उनका ये कहना था कि भाई हम इंटरेस्टेड है और डेफिनेटली हम नागपुर में ही लगाना चाहते हैं, आप अनाउंस कीजिए। बट एमओयू के लिए टाइम लगता है, बिकॉज हमारे को कुछ रिक्वायरमेंट्स है, तो क्या स्टेट इतना जल्दी एग्री करेगा। तो जब हमने ये सीएम सर की टीम को दिया, और प्रसन्ना ने खुद सीएम सर से बात किया, तो उन्होंने कहा नहीं, इमीडिएटली बुलाइए। तो मॉर्निंग में जिस दिन हमारा इनॉग्रल था उस दिन सुबह डिस्कशन हुआ, और जैसा कि सीएम साहब ने कहा 7 मिनट में उन्होंने एग्री कर गया, बिकॉज बड़ा ये प्रोग्रेसिव कंपनी है। ये इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स बनाएंगे जिसमें से 80% एक्सपोर्ट होगा, और इनको
इनको कैपिटल भी मिल चुका है, फाउंडर्स है, ये स्टार्टअप है, और मोस्ट ऑफ देम इन्होंने कई जो टीम है उसमें से टेस्ला में काम किए हुए। तो जो टेक्नोलॉजी ये ला रहे बहुत रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। तो ओवरऑल ये प्रोजेक्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा नागपुर के लिए, और 80% एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। तो हमारे यहाँ से मेरे ख्याल से अगर इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स एक्सपोर्ट होंगे तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ होगी नागपुर से। 3 साल हो गए हैं एडवांटेज विदर्भ को। अगर हम इन 3 सालों की यात्रा के बारे में जानना चाहें कि इन 3 सालों की यात्रा की सफलता क्या कुछ रही है, और इन 3 सालों की यात्रा के बाद में, इनकी सफलताओं के बाद में आने वाले समय में इसका क्या कुछ इम्पैक्ट जो है वो दिखाई देगा, उसका अगर हम एक तरीके से मूल्यांकन करें या एनालिसिस करें, तो इसको आप किस तरीके से बताएंगे कि क्या कुछ विदर्भ में आने वाले समय में इंडस्ट्रियलाइजेशन के नज़रिए से बदलने वाला है? देखिए, जब ये विजन गडकरी जी ने हम 11-12 लोगों को बुला और करके, ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? हाँ, तो ये गडकरी साहब के मन में काफ़ी दिन से था कि हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को कैसे बढ़ाना चाहिए। यहाँ से शुरुआत हुई थी कि इनका टेक्निकल एडवांसमेंट कैसा हो। आज जो 50 करोड़ का धंधा कर रहा है वो आने वाले सालों में 500 करोड़ के ऊपर कैसे पहुँचे। कंपटीशन बढ़ते जा रही है, तो एक प्लेटफॉर्म हम क्रिएट करें, एक एक्सपो ऐसा करें जिसमें कि कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन हो, पार्टनरशिप्स बने, और साथ ही साथ टेक्निकल उनको नो हाउ दे हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि वर्ल्ड में कंटिन्यूस डायनामिक चेंजेस आ रहे हैं इन टेक्नोलॉजी। तो ऐसा कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स को जो नॉर्मली एक इंडस्ट्री नहीं बुला सकती, तो क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ हम पकड़ करके उनको टेक्निकल सेशंस में बिठाए और उनसे उनको गाइड करें कि आपका प्रोडक्शन प्रोसेस में इस तरीके का बदलाव हो सकता है थ्रू टेक्निकल एक्सपर्ट्स। तो प्लेटफॉर्म क्रिएट करना हमारा उद्देश्य था, और जो उन्होंने हमको विजन दी थी। क्योंकि मैं नेशनल लेवल पे एक एसोसिएशन में ऑलरेडी था, तो उन्होंने कहा आप अध्यक्षता लीजिए इसकी और इसको चलाइए आगे। जब उन्होंने ये विजन दी थी तो ऐसा कुछ लगा नहीं था। मैं बोला एक्सपो तो कोई भी कर सकता है, यू नो कि इंडस्ट्रियल एक्सपो तो इवेंट मैनेजर भी कर सकता है, हमारा क्या काम है। बट देन उन्होंने डिटेल में हमको एक एक करके एक्सप्लेन करना जब शुरुआत किया, तो ऐसा लगा कि ये ओवरऑल कुछ एक अलग सोच से है। तब भी पूरी विज़न समझ में नहीं आई थी। फिर हमने इवेंट का प्लानिंग शुरुआत की, और शुरुआत करते वक्त देवेंद्र जी से मिले। उनसे हमने कहा कि इस तरीके का हम इवेंट प्लान कर रहे हैं और आपको भी आना है और आपका सपोर्ट चाहिए हमको। तो उन्होंने ये सजेशन दिया कि यार जब इतनी आप चर्चा कर रहे हैं और इतनी इंडस्ट्रीज़ को यहाँ ला रहे हैं, तो ये सेशंस जो आप करने वाले हैं दिन भर, हमारे यहाँ बिजनेस कॉन्क्लेव होता है 3 दिन का, हम वहाँ कॉन्फ्रेंस रूम्स क्रिएट करते हैं 3। तो ये सेशन सिर्फ टेक्निकल तक सीमित मत रखिए, आप इसमें पॉलिसी मैटर्स डिस्कस कीजिए। और पॉलिसी, अगर कोई भी सेक्टर से रिलेटेड पॉलिसीज़ है, वो पॉलिसीज़ में क्या बदलाव होना चाहिए, या अगर कोई नई पॉलिसी आपको चाहिए कि जिससे कि हमारे रीजन का प्रोग्रेस हो सके, वो डेफिनेटली हमको दीजिए। और हो सके तो हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, हमें ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट, एंड लेट अस हैव अ जॉइंट डिस्कशन। और अगर पॉलिसीज़ अच्छी रही तो हम उस पर डेफिनेटली विचार करेंगे, सीरियसली विचार करेंगे। तो ये सोच से फिर हमने उसमें एक जो है बिजनेस कॉन्क्लेव में टेक्निकल के अलावा पॉलिसीज़ पे भी डिस्कशन चालू किया कि व्हाट कैन बी एनहांस, जिससे कि यहाँ इकोसिस्टम बढ़ सकता है इसका। तो पॉलिसीज़ के चलते जब चर्चा हुई, और हमने डे 1 से डिसाइड किया था कि हम एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में इसको डिस्कस करेंगे। कई सारी नीतियाँ सरकार की हर जगह पे, ये महाराष्ट्र नहीं है, पूरे इंडिया में जितने स्टेट्स है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉलिसीज ऐसे रहती है जो इंडस्ट्रियलिस्ट को खटकती है। बट आप सिर्फ उसी की बात करते रहेंगे तो फिर वो जो है प्रोग्रेसिव बातें नहीं होती। तो हमने सबसे रिक्वेस्ट किए थे, और गडकरी साहब ने हमको ये कहा था कि आप सेक्टर्स आइडेंटिफाई कीजिए, विदर्भा में कौन से सेक्टर्स है जिसमें पोटेंशियल बहुत है, ऑलरेडी अच्छा काम हो रहा है या अच्छा काम होने लायक हमारे एडवांटेजेस है, बिकॉज वी आर कॉम्पिटिंग अगेंस्ट ऑल अदर स्टेट्स इन इंडिया एंड ग्लोबली ऑल्सो। तो हमने वो सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए और बिजनेस कॉन्क्लेव उन्हीं में किए। कुछ सेक्टर्स के लिए हमारे यहाँ पे सीनियर ब्यूरोक्रेसी आई, कुछ सेक्टर्स में हमारे यहाँ के सीनियर मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था राइट फ्रॉम द फर्स्ट एडिशन, और बहुत अच्छे चर्चाएँ हुई। और पहले जो एडवांटेज विदर्भा हुआ उसमें टूरिज़्म एक हमारे लिए सबसे बड़ा सक्सेस था। टूरिज़्म जो सेक्टर है, एक तो विदर्भा में पोटेंशियल भी बहुत है, अगर आप समुंदर का छोड़ दिए तो बाकी सब टाइप ऑफ टूरिज़्म हो सकता है हमारे यहाँ पे। दूसरा क्या है, वेरी हाई एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है। आप कोई भी टूरिज़्म प्रोजेक्ट देखिए, चाहे होटल्स हो या और कुछ जो भी लगता है, उसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत आती है। तो हमारे यहाँ से, और इट्स अ वेरी हाई रेवेन्यू जनरेटिंग, बिकॉज बाहर से जब लोग आते हैं यहाँ पे तो दे कंट्रीब्यूट टू द लोकल इकोनॉमी। सो टूरिज़्म वॉज समथिंग विच वी टुक सीरियसली। और गिरीश महाजन जी जो मंत्री थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था।
और हमने जितनी सजेशंस दिए थे, और जो सजेशंस देने वाले लोग हैं एक्सपर्ट अपनी इंडस्ट्री के हैं, तो हम लोग तो फैसिलिटेटर है एज अ टीम ऑफ AID। तो जितने लोग बैठे थे उस पैनल में, उस कॉन्क्लेव में, या तो वो खुद बिजनेसमैन थे टूरिज़्म सेक्टर से रिलेटेड, या वो टूरिज़्म के एक्सपर्ट्स थे, और हमारे यहाँ के मिनिस्टर थे, हमारे यहाँ के सेक्रेटरी थे। तो 100% हमारे सजेशंस उन्होंने इनकॉर्पोरेट किए। 6 महीने बाद वो पॉलिसी रिलीज़ हुई, और जब हमने पॉलिसी पढ़ी तो उसमें ऑल दी सजेशंस वेर इम्प्लीमेंटेड। उसका लॉन्च हमने इनफैक्ट नागपुर में ही किया। गिरीश महाजन जी को बुलाया, गडकरी साहब उसमें चीफ गेस्ट थे, और सभी हमारे यहाँ के टूरिज़्म के जितने स्टेक होल्डर्स हैं सब ने पार्टिसिपेट किया। रिज़ल्ट मैं बताता हूँ। उसका रिज़ल्ट ऐसा है कि हमारे यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर है हमारे, मिस्टर संजय गुप्ता, इन्होंने पॉलिसी के लिए बहुत मेहनत की, क्योंकि पॉलिसी आने के बाद GRs भी लगते हैं रेलिवेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड रहते हैं, तो वो GRs के लिए उन्होंने कंटिन्यूस फॉलोअप किया। तो मंत्रालय जब जाते थे तो उनको हमेशा ये पूछने में आता था कि भाई विदर्भा वालों ने क्या कर दिया है। जो प्रपोजल्स आ रहे हैं उसमें से 60% ये नए पॉलिसी के चलते वो विदर्भा से थे। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। तो जब ऑलमोस्ट 110 प्रपोजल जो इनिशियली गए थे उसमें 62 प्रपोजल्स जो थे वो विदर्भा से गए थे। और ये ऐसे सिर्फ बड़े प्रपोजल्स नहीं है, आप अगर पॉलिसी देखेंगे तो उसमें अलग अलग टाइप ऑफ टूरिज़्म के एवेन्यूज़ है, जिसमें कि एग्रो टूरिज़्म है, विलेज टूरिज़्म है, जहाँ पे आज आप 2 हट 3 हट से भी एक छोटा प्रोजेक्ट डाल सकते हैं। तो इससे एम्प्लॉयमेंट सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड भी नहीं रहेगा, स्प्रेड होगा, और हर किस्म का एम्प्लॉयमेंट होगा। शहरी को भी मिलेगा, जंगल वाले को भी मिलेगा, विलेज टूरिज़्म मिल सकता है, एग्रीकल्चरल टूरिज़्म मिल सकता है। तो आई थिंक दिस वाज वन ऑफ आवर बिगेस्ट अचीवमेंट, जो पहला एडवांटेज विदर्भा हुआ था उसमें। और सेकंड जो हुआ था हमारा एडवांटेज विदर्भा, उसमें GCC से एक नया कॉन्सेप्ट है। अभी IT इंडस्ट्री के अलावा इंडिया में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स खुल रहे हैं। ये बेसिकली जो बाहर की कंपनीज़ हैं इनके बैक ऑफिसेज है रिसर्च के लिए या AI इम्प्लीमेंटेशन के लिए, टेक्निकल, मोस्टली टेक्निकल रहते हैं, कुछ फाइनेंस रिलेटेड है, कुछ अकाउंटिंग रिलेटेड है। सो ये अपने बैक ऑफिसेज यहाँ सेटअप कर रहे हैं, और ये बड़े तादाद में इंडिया में भी आना चालू हो गए हैं। और प्रोजेक्टेड ये है कि आने वाले 3 साल में 1500 GCCs लगेंगे। एवरेज GCCs 50 लोगों से लेकर के 10,000 तक के। अभी आप देखेंगे तो मुंबई में एक लेटेस्ट जो CM साहब ने अनाउंस किया, वो 10,000 लोगों की GCC है, जो पवई में बन रही है। तो हमने GCCs के चलते हमारे यहाँ के जितने IT के इंडस्ट्रियलिस्ट है और IT में जितने लोग जुड़े हैं मिहान में, उनसे सबसे डिस्कशन करके, उनसे सजेशंस लेके हमने ये GCC पॉलिसी के लिए, हमारे जो मंत्री आशीष सेलार जी IT के मिनिस्टर हैं, और अगेन अनबलगन जी, इन्होंने दोनों ने पार्टिसिपेट किया लास्ट ईयर। और ये GCC की पॉलिसी में हमने जो जितने भी सजेशंस दिए थे वो सब इनकॉर्पोरेट हुए। क्योंकि नागपुर, हमने ये सबसे बड़ा जो उनको सजेशन ये दिया था कि इसको आप डिसेंट्रलाइज कीजिए। IT ग्रोथ पूरी मुंबई पूना में ही आ रही है, और वाजबी, अगर आप बिजनेसमैन हैं और आज इमीडिएटली अगर आपको बिजनेस सेटअप करना है तो आप वहीं जाएंगे जहाँ टैलेंट मिलेगा रेडीमेड। तो अगर आपको दूसरी जगह जाना है तो उसको इंसेंटिव चाहिए रहेगा, और अगर वो नहीं करेंगे तो ये एरियाज डेवलप नहीं होंगे। और मुंबई पुणे आप जानते हैं कि कंजेशन कितना है और क्या हाल हो रहे शहरों के। तो हमने कहा था कि ये आप ग्रोथ जो है इसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो ये GCC पॉलिसी में आया है। तो ग्रोथ सेंटर्स लाइक नागपुर, संभाजी नगर और नासिक, इनके लिए स्पेशल इंसेंटिव मिलेगा। तो आई थिंक ये एक जो इनपुट हमने दिया था ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि GCCs अब स्प्रेड होंगी दूसरे शहरों में, जिसमें से नागपुर एक रहेगा। इसका फ़ायदा हम उठाएंगे। हम एक मार्च में GCC कॉन्क्लेव प्लान कर रहे हैं, ये पॉलिसी भी लॉन्च करने को हमारे रीजन में। और PwC जो है, प्राइस वाटर हाउस कूपर, इनके साथ हम इनको कंसल्टेंट हमने किया है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के साथ हम पार्टनरशिप करके कॉन्क्लेव कर रहे हैं। और 70 GCCs के हेड्स अक्रॉस इंडिया और कुछ ग्लोबली ये पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, और इनको हम नागपुर का पोटेंशियल शोकेस करेंगे। CM सर और गडकरी साहब इसको इनॉग्रेट करके एड्रेस करेंगे, एंड वी विल शो देम कि भाई अब नागपुर कितना बदल चुका है, नागपुर के एडवांटेजेस क्या है, और पॉलिसी में भी जितने एडवांटेजेस है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपने नागपुर देखना चाहिए। आई एम क्वाइट श्योर कि 1500 जो GCCs नेक्स्ट 3 साल में लगेंगे, उसमें से 4 से 5% हम कोशिश करेंगे, दैट इज़ आवर टारगेट, कि वो लगे। और अगर 5% लगते हैं तो आई थिंक नागपुर का एक नया IT के अलावा एक अलग हब बन जाएगा फॉर GCC। एक GCC का जो कंसेप्ट है वो अगर आप हमारे दर्शकों को समझा पाएँ, बता पाएँ, ताकि वो और ज़्यादा इसकी जानकारी ले लें। और आप लोगों का ये मानना है कि GCC के लिए सबसे सेफेस्ट प्लेस जो है या सबसे अच्छा वातावरण, जो अनुकूल वातावरण है, वो नागपुर ही है?
देखिए, जीसीसीज का कॉन्सेप्ट जैसा मैंने कहा, ये मोस्टली रिसर्च डिविजन्स हैं। तो अगर कोई कंपनी की का फैक्ट्री है और कहीं पे उनका कोई दूसरे देश में बसे हुए हैं और उनको अगर कुछ डेवलपमेंट करवाना है जो ऑफशोर करवाना है, उसके लिए उनको इंजीनियर्स लगते हैं, राइट, हाई क्वालिटी इंजीनियर्स लगते हैं। वो इंजीनियर्स आज इंडिया में मैक्सिमम तादाद में अवेलेबल है, चाहे वो आईटी से रिलेटेड हो, अदर इंजीनियर्स भी क्यों ना हो, रोबोटिक्स हो, बाकी चीज़ें हो। सो उसके लिए ये धीरे धीरे कंपनीज आना यहाँ शुरुआत हुई है। उन्होंने अपना जो रिसर्च है वो आउटसोर्स करना चालू किया है। एक एग्जांपल दूंगा आपको, रेनो निसान, ये एक ग्लोबल प्लेयर है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। इनका पूरा आर&डी डिवीजन, बैक ऑफिस जो है वो केरला में है। 4000 लोग काम करते हैं उसमें, और ये पिछले 5 साल से है। सो इस टाइप के ऑफिसेज यहाँ पे सेटअप होते हैं, जहाँ पे रिसर्च होता है, जहाँ पे अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर विचार होके फिर वो टेक्नोलॉजीज फ्रीज होके वो जाती हैं उस कंपनीज को। सो दे आउटसोर्स वर्क टू दिस जीसीसीज। सो आई थिंक जीसीसीज आते आते डेटा सेंटर्स की भी बहुत रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। और अभी रिसेंटली जो फाइनेंस मिनिस्टर जी ने जो बजट डिक्लेयर किया, उसमें डेटा सेंटर्स पे टैक्स हॉलिडे है। तो आई थिंक कि अगर इंडिया में कोई डेटा सेंटर हब बन सकता है तो वो नागपुर है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। डेटा आज के तारीख में ये गवर्नमेंट की एक नीड, सिक्योरिटी नीड भी बन चुकी है। देखिए, डेटा इज़ किंग जिसको कहते हैं, और डेटा इज़ द न्यू ऑयल। तो हमारे लिए डेटा स्टोर करना एक चीज़ है, लेकिन डेटा की सिक्योरिटी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। नागपुर आज सेंटर ऑफ इंडिया है, कोई भी बॉर्डर से 1000 किलोमीटर दूर है। ना कोई यहाँ फ्लड होता है, ना कोई अर्थक्वेक होती है। यहाँ रेगुलर टेम्परेचर है, ठीक है, गर्मी में थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन कई शहर है ऐसे जहाँ 40-45 डिग्रीज़ होता है। सो आई थिंक नागपुर में लैंड सरप्लस काफ़ी है अवेलेबल। सो मेरे हिसाब से नागपुर हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस ऑफ बिकमिंग अ डेटा सेंटर हब। और ये पॉलिसी के चलते अभी हम लोग उसको भी स्टडी कर रहे हैं डिटेल में। ये तो जस्ट हमने अनाउंसमेंट सुने थे, फाइनेंस मिनिस्टर जी ने डिक्लेयर किया था, उसके बाद हम अपने प्रोग्राम में थोड़े व्यस्त थे, बट अब हम स्टडी करेंगे। और जीसीसी हब के अलावा भी हम डेटा सेंटर हब भी कोशिश करेंगे। अगर उस पॉलिसी के चलते लग रहा है कि नागपुर को प्रमोट कर सकते हैं तो हम डेफिनेटली उसको प्रमोट करेंगे। गवर्नमेंट के लिए एक डेटा सेंटर हब बन सकता है। उनका जो बैकएंड डेटा है जो सिक्योर रखना चाहते हैं, कई बार आपने सुना होगा कि नागपुर सेकंड कैपिटल इमरजेंसी में या वॉर टाइम में होना चाहिए, या ऐसा कुछ प्लान बना था। उसी तरीके से बैकअप डेटा जो गवर्नमेंट का है, अगर उसका हब नागपुर में बने, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड बिजनेस केस जिसको कहेंगे। बट खैर, गवर्नमेंट अपने लेवल पे हम उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, बट हम प्राइवेट प्लेयर्स जो है डेटा सेंटर के, उनको डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि नागपुर वो आए। एडवांटेज विदर्भ में एक चीज़ इस बार और बड़ी खास रही कि B2B बिजनेस किस तरीके से प्रमोट हो सके, उसके लिए बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिया गया। और ख़ासतौर से नागपुर के जो छोटे मोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो उनकी क्षमता बहुत बेहतर या बहुत अधिक ना भी हो, अगर वो छोटे मोटे भी हों तो फिर भी उन्हें ऐसे देशों के साथ में कनेक्ट कराया जाए कि जहां वो अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकें। तो ये पूरा का पूरा जो क्रम रहा या उपक्रम रहा, इसकी सफलता को आप किस तरीके से देखते हैं और इसका नियोजन किस तरीके से हो, कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया? देखिए, एक इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या सपोर्ट चाहिए, अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट की अच्छी नीति, जिसके ऊपर में जैसा मैंने कहा कि एडवांटेज विदर्भ फर्स्ट से हम चर्चाएं कर रहे हैं, और उन्हीं से समझ करके फीडबैक ले करके हम गवर्नमेंट को सजेशंस देते, साल भर फॉलो अप भी करते। अच्छी नीति अगर रहे तो बाकी एक हिम्मत लगती, वो कोई दे नहीं सकता, उसको खुद को लेना पड़ता है। कैपिटल बैंक्स प्रोवाइड करती है, और आज कैपिटल की इंडिया में कोई कमी नहीं है। गवर्नमेंट के इतने बढ़िया स्कीम्स है कि कोई भी अगर आज इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहे तो बन सकता है। पर ये नॉलेज आम लोगों तक है क्या? तो उसके लिए भी हम लोग सेशंस करते हैं। अब अगर जैसे आप देखेंगे, सेबी का हमने सेशन किया, बैंक्स का सेशन होता है, बैंक्स के स्टॉल रहते हैं। आज क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है गवर्नमेंट की, उसमें आपको 5 करोड़ तक के बिना कोलेटरल का लोन मिलता है अगर आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो एमएसएमईज को। तो एमएसएमई का सेशन होता है हमारे यहाँ पे खास करके, जिसमें ये नॉलेज दिया जाता है। और हमारे पास लोगों ने अप्रोच किया है कि मेरे पास बिजनेस आइडिया है, मेरा छोटा बिजनेस है, मेरे को आइडिया नहीं था कि इतना पैसा मिल सकता है। और बैंकर्स, हम सभी बैंकर्स को इन्वॉल्व करते हैं, तो इमीडिएट उनको 1-on-1 कनेक्ट करवा देते हैं। और कनेक्ट नहीं भी हुआ तो अगर आपके पास नॉलेज है कि ये गवर्नमेंट की स्कीम है, तो आप कोई भी बैंक अप्रोच कर सकते हैं एंड आपको ये मिल सकता है। सो एक तो हो गया कि टेक्निकल नॉलेज अबाउट देयर ओन इंडस्ट्री, अबाउट देयर ओन सेक्टर। दूसरा है कि बनाने के बाद कस्टमर चाहिए।
तो कस्टमर्स के लिए क्या करें, तो ये प्लेटफॉर्म ही बना था, जैसा मैंने कहा कि कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप का। तो पहले एडवांटेज विदर्भा में जब हमने टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज़ को सभी को रिक्वेस्ट किए थे और उन्होंने पुटअप किए थे स्टॉल्स, तो वहीं के वहीं पार्टनरशिप हो गई। अरे मैं तो धागा खरीद रहा हूँ भाई, मैं तो फलाने स्टेट से खरीद रहा हूँ धागा, अरे धागा बनाने वाला बाजू में उसने वहाँ स्टॉल लगाया, तो वहीं के भी उनकी मुलाकात हो गई, वहीं के भी कस्टमर बन गए। तो कई बार ऐसा लगता है, और ये फर्स्ट एडवांटेज विदर्भा में हमने सबने रियलाइज़ किया कि इतना बड़ा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है। देखिए, हम भले ही आज इंडिया लेवल पे इंडस्ट्रियल पावर हाउस नहीं कहे ले जाएंगे, लेकिन वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज जितनी विदर्भा में है ना, उतनी वैरायटी अवेलेबल है किसी को ही नहीं मालूम था। ये फर्स्ट एडवांटेज विदर्भा में समझ में आया जब वहाँ पे 250 स्टॉल लगे और अलग अलग किस्म के, यानी एक रजिस्टर्स बना रहे हैं। वो रजिस्टर्स यूरोप में सप्लाई हो रहे BMW, मर्सिडीज, ऑडी को। किसी को आइडिया नहीं था, इतना प्रिसीशन का काम है वो, कि नॉर्मली वो या तो कोई क्लस्टर पे होगा जहाँ पे हाई प्रिसीशन टूल्स और हाई प्रिसीशन चीज़ें बनती, या अब्रॉड होगा, लेकिन नागपुर में बैठकर एक बिजनेसमैन बना रहे हैं। और ये जब हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स ने देखा, हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट ने देखा कि इतना हाई प्रिसीशन काम भी हमारे यहाँ हो सकता है, सो एक तो हो गया कि भाई हम कोऑपरेट करें, कोलैबोरेट करें। सेकंड हुआ कि मोटिवेट भी हुए वो देख करके लोग। सो हमारा को ये जब एक प्लेटफॉर्म हमने प्रोवाइड किया, तो उससे दिखा कि एक इकोसिस्टम बहुत अच्छा है हमारे यहाँ, आपस में एक दूसरे के साथ काम अच्छा हो सकता है। और वो खैर इंडस्ट्रियलिस्ट आपस में ही समझ लेते हैं कि हमारे को जो चाहिए वो यहाँ अवेलेबल है। So that definitely happened during that advantage विदर्भा। So customer base जैसा मैंने कहा, और सेकंड जो था कि बाहर के कस्टमर्स लाएं। तो अब जो ग्लोबल माहौल चल रहा है, ग्लोबल माहौल के चलते आपने देखा है यूरोप में, अमेरिका में क्या हो रहा था। अब जब हमने एडवांटेज विदर्भा प्लान किया था, तब यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रीटी नहीं हुई थी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और अमेरिका के साथ अभी अभी एग्रीमेंट हो रही है, उसके भी अभी डिटेल समझ में आने के, लेकिन ओवरऑल ग्लोबल माहौल अच्छा नहीं था। तो हमने ये विचार किया कि क्यों ना ऐसे देशों को बुलाया जाए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रही है, और उनको पार्टिसिपेट कराए ताकि हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो उनको सप्लाई करें। तो एक एजेंसी है ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम, हमारे यहाँ के कुछ बिजनेसमैन ने उनके एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया था दिल्ली में। तो मेरे को वहीं से फ़ोन किया उन्होंने, ये फीडबैक देने के लिए कि अच्छी एजेंसी है, और ये अलग अलग देशों से जो एम्बेसडर्स है, जो ट्रेड कमिश्नर्स है, यही लोग हैं जो वहाँ जा कर के अपनी इंडस्ट्रीज़ को बताते हैं कि भाई ये आप इनसे कोलैबोरेट कीजिए, या अपनी उनकी कंट्री की रिक्वायरमेंट बताते हैं। तो हमने उनके साथ पार्टनरशिप की और ये पहला इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्क्लेव जो है वो प्लान किया। उसका उद्देश्य ये था कि 1-on-1 अगर कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट चाहे और एक्सप्लोर करना चाहे कि इन देशों में क्या मैं अपना माल बेच सकता हूँ, तो ये उसको अपॉर्चुनिटी अपने शहर में ही मिले। बाकी तो वो अलग अलग इंटरनेशनल ट्रेड डेलीगेशंस में जाता है, या दिल्ली के कोई सेमिनार में पार्टिसिपेट करता है, या अब्रॉड खुद के खर्चे से जाता है, लेकिन घर बैठे, और वो भी 22 देश, नागपुर में अगर उसको बैठे मिले, तो इससे बेटर क्या चीज़ हो सकती है। तो हमारी ये कोशिश थी कि इसके थ्रू हो सकता है हम उसको नए कस्टमर्स दिलाएं, जिससे कि हमारे इंडस्ट्रीज़ एक नए तरीके से बिजनेस के पर विचार करें और उनका इंडस्ट्री ग्रो। नागपुर या विदर्भ में कौन कौन से सेक्टर हैं जिस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा सकता है और बहुत अधिक संभावना है? और एआईडी का तो ये इनिशिएटिव बड़ा अच्छा है कि सिर्फ आप एक इंडस्ट्री पे फोकस नहीं करते हैं, आप डिफेंस पे भी बात कर रहे हैं, आप एग्रीकल्चर पे भी बात कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग पे भी बात कर रहे हैं, और अलग अलग सेक्टर्स जो हैं उनको आप उस पर बात कर रहे हैं, आईटी पर भी बात कर रहे हैं, उसकी क्या विकास की संभावनाएं होती हैं उस पर बातचीत कर रहे हैं। ये तो आप जिनको जिस तरीके की जानकारी चाहिए, जो जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, आप वो पहुँचा रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन से सेक्टर पर अगर बहुत ज़्यादा स्कोप है और आने वाले 5-10 सालों में हम बहुत ड्रास्टिक बदलाव जो है वो देख सकते हैं? हमने जब ये सेक्टर्स, गडकरी साहब ने कहा था कि आप ये सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए, तो करीब 35 सेक्टर हमको मिले थे ओवरऑल। बट फिर हमने उस पर और सोच विचार करके एक्सपर्ट से सजेशंस ले करके हमने उसको 21 सेक्टर में शॉर्टलिस्ट किया, और ये 21 सेक्टर में ही हम कोशिश करते हैं कि बिजनेस कॉन्क्लेव्स हो, बिकॉज इसमें इमीडिएट ग्रोथ आ सकती है और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसको जिसको कहते हैं 2x 3x 4x, ये पॉसिबिलिटीज़ है। और हर एक इसमें विदर्भा बहुत स्ट्रांग है। तो विदर्भा अगर आप देखेंगे तो एक, जैसा मैंने कहा, ओशन रिसोर्सेज और ओशन बिजनेसेस अगर छोड़ दिए तो बाकी सब है, एक छोटा सा देश है। तो हर टाइप के यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में ग्रोथ आप
आ सकती है और हमने उस पर फोकस किया। बट मेजरली जिसमें इमीडिएट ग्रोथ आ रही है, आई थिंक स्टील तो मेरे को कहने की गरज नहीं, ऑलरेडी गडचिरोली और सीएम सर ने, गडकरी जी ने, सब ने कहा ही है कि स्टील हब बनते जा रहा है। बट स्टील इज़ द बैकबोन ऑफ मेनी इंडस्ट्रीज़। तो अगर स्टील अच्छे क्वालिटी का बने और साथ पास सप्लायर है तो स्टील के चलते और भी इंडस्ट्रीज़ डेफिनेटली लग सकती है और स्टील के सेकेंडरी यूनिट्स भी लग सकते हैं। हमने लास्ट ईयर जब ये स्टील सेक्टर का मीटिंग्स किए और हमारे जो कन्वेनर्स है, हमने हर एक सेक्टर में एक कन्वेनर रखा है जो उस इंडस्ट्री से और उस इंडस्ट्री का एक्सपर्ट है, अच्छा जाना माना बिजनेसमैन है, और उसके साथ 8 से 10 लोगों को उसी सेक्टर से जोड़े हैं। तो जो इनपुट्स आते हैं वो बिल्कुल इंडस्ट्रियलिस्ट के आते हैं। तो हमने स्टील कॉरिडोर प्रपोज किया। अगेन वेरी हैप्पी टू टेल यू कि नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में वो एक्सेप्ट हुआ। इससे विदर्भा की इंडस्ट्रीज़ स्टील के काफ़ी सारे पहले लगे थे, शिफ्ट हुए, कुछ बंद हुए। अब हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट ने प्रपोजल दिया है कि भाई 5 इंडस्ट्री हम लगाएंगे उस स्टील कॉरिडोर में, और ये जो बड़े स्टील कंपनीज जो है, जैसे लॉयड्स ऑलरेडी है, जिंदल जी आ रहे हैं और बाकी के लोग आ रहे हैं, उनका हम सेकेंडरी कस्टमर्स बनेंगे। तो आई थिंक स्टील इज़ वेरी बिग। आईटी जीसीसी मैंने ऑलरेडी आपको कहा है। टूरिज़्म ह्यूज पोटेंशियल विदर्भ में। माइनिंग ओवरऑल, नॉट जस्ट आयरन और माइनिंग, बट बाकी जो मेजर मिनरल्स है यहाँ पे, और विदर्भा में अलग अलग टाइप के मिनरल्स है, वेरी वेरिड मिनरल्स। तो माइनिंग में काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है। डेयरी में इंडस्ट्रीज़ लग सकती है। हम लोग एग्रीकल्चर पे फोकस नहीं करते, उसके लिए एग्रोविजन है, बट एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ पे हम डेफिनेटली फोकस करते हैं। तो डेयरी के बाय प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं और डेयरी का फर्दर प्रोसेसिंग, इसकी इंडस्ट्रीज़ ऑलरेडी मदर डेयरी यहाँ बुटीबोरी में लगा है, हमारे यहाँ दिनशाह हल्दीराम तो कर ही रहे प्रोसेसिंग, और भी किस तरीके से बढ़ा सकते। फिशरीज़, नेचुरल टैंक्स हमारे यहाँ मेरे ख्याल से मालगुजार टैंक्स 1000 के ऊपर है, 1500 के आसपास होंगे। तो हाउ कैन वी यूटिलाइज दिस नेचुरल रिसोर्स ताकि छोटे छोटे गांव में इसका डेवलपमेंट पहुंचे। एंड फिशरीज इज ए इंडस्ट्री, इट्स नॉट एग्रीकल्चर। सो हमने उस पर फोकस की, और हमारे यहाँ के अमरावती के इंडस्ट्रियलिस्ट ने दिखाया कि भाई 5000 फुट में वो कैसा एक फिशरीज़ का बिज़नेस शुरुआत कर सकता है। बहुत अच्छा उसने डेमोन्स्ट्रेशन दिया था फर्स्ट और सेकंड इसमें। सो फिशरीज़ इज़ अनदर थिंग जिसमें हम फोकस करते हैं। तो अलग अलग सेक्टर्स है जिस पे विचार चलता है और पोटेंशियल बहुत है। अब इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ तो आ ही रही है, महिंद्रा आ रही है, तो महिंद्रा के चलते साथ ही साथ आप देखेंगे कि इतनी इंडस्ट्रीज़ उनके पीछे पीछे लगेगी कि इट विल बी रियली अ गेम चेंजर। फूड प्रोसेसिंग, अपने यहाँ पे एग्री एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर। सो हमने ये विचार किया कि भाई ये एग्रीकल्चर यहीं पे प्रोसेस हो। जो आज आ रहा है, आप तूर दाल देखेंगे या बाकी चीज़ें देखेंगे, सोयाबीन देखेंगे, तो फूड पार्क ऑलरेडी एक रिलायंस ने अनाउंस किया हुआ है सीएम साहब के साथ मिलकर के। लास्ट ईयर अनाउंसमेंट हुई थी उसकी, तो 1500 करोड़ रुपए का वो इन्वेस्टमेंट काटोल में आ रहा है। तो उसी के चलते हम और कैसे फूड प्रोडक्ट्स में, उसके ऊपर आज इस बार एडवांटेज विदर्भा में बहुत अच्छा सेमिनार हुआ दिन भर का कि हाउ कैन फूड प्रोसेसिंग एज एन इंडस्ट्री बी डेवलप्ड। हमारे यहाँ राइस का बहुत ह्यूज क्वांटिटी जो है एवरी ईयर एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस आता है, उसको कैसे प्रोसेस किया जाए फर्दर, ना कि सिर्फ एक्सपोर्ट हो बट उसके फॉरवर्ड इंडस्ट्री जिसको कहेंगे, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। कपास हमारे यहाँ 18,000 करोड़ का साल का आता है विदर्भ में, लेकिन मैक्सिमम दूसरी जगह चले जाता है जहाँ पे उसका धागा बन रहा है और टेक्सटाइल बन रही है। 18,000 करोड़ का एनुअल यहाँ पे है। तो हमने जब कपास के जितने, हमारी कपास की एसोसिएशन है, कॉटन ग्रो ट्रेडर्स एसोसिएशन, उनके साथ जब चर्चा की तो ये डेटा मिला, और अब हमने टारगेट लिया है कि भाई इसमें से एटलीस्ट 5 to 10% आने वाले 5 साल में विदर्भ में प्रोसेस हो करके अप टू क्लॉथ। ये कैसा होगा, ये जो पूरा इकोसिस्टम है इसका, ये कैसे तैयार होगा, इसके लिए अब आने वाले टाइम में हम काम करेंगे। तो अलग अलग सेक्टर के हम पोटेंशियल्स कैलकुलेट करके उन लोगों के साथ, और हम लोग फैसिलिटेटर्स है, करते वही है बिकॉज उनको उनका बिजनेस मालूम है। मैं आज ऑटोमोबाइल लाइन का हूँ, इंश्योरेंस का हूँ, तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बट हम लोग जो है उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, उनको एम्पावर इस तरीके से करते हैं कि आप बताइए इश्यूज़ क्या ले जाने, और अगर हायर लेवल पे ले जाना पड़ा तो फिर वो हमारी कमेटी करती है। आप लोग सिर्फ इंडस्ट्री को नहीं बढ़ा रहे हैं बल्कि इंडस्ट्रीज़ को अच्छा स्किल मिले, इसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। स्किल सेंटर भी खोला है और एक नागपुर में स्किल यूनिवर्सिटी भी खुलने वाली है। इसके भी पीछे अगेन गडकरी जी का विज़न है। मतलब उनका विज़न को कई बार ऐसा लगता है, हैट्स ऑफ टू हिज विज़न। हम लोग जब लास्ट ईयर प्लान कर रहे थे तो उसी टाइम पे डेवॉस नॉर्मली 16 से 20 जनवरी होता है और हमारा एक्सपो फर्स्ट वीक फरवरी में होता है। तो
देवेन जी के 16.5 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट हुआ और उसमें से 6,70,000 करोड़ विदर्भा में और मेजॉरिटी गढ़चिरौली में था। तो गडकरी जी ने खास हमको बुलाया हमारी टीम को कि भाई आप लोग आइए मिलने। तो हम गए कि क्या हो गया, ऐसा लगा बिकॉज हम नॉर्मली अरेंज जो तैयारी चल रही कभी कभी बीच में ब्रीफ करते थे उनको। तो उन्होंने बुलाया और कहा कि देवेन जी इतना बढ़िया इन्वेस्टमेंट लाए और नेवर बिफोर टाइप का है, तो इतना पैसा और इतना अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, तो हमारे यहाँ के यूथ को ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी कि बाहर से लोग आएंगे। बाहर से लोग आने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे रीजन में पैसा आ रहा है तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी पहले हमारे यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए, बाकी भी आए मोस्ट वेलकम। और विदर्भा हमेशा एक वेलकमिंग एरिया रहा है। तो उन्होंने कहा कि वी शुड डू समथिंग फॉर दिस। अब क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम ऑलरेडी नहीं है उतना बड़ा जितना आज पूना में है या मुंबई में सालों से बना हुआ है, तो हमारे यहाँ का यूथ ट्रेंड नहीं है। और आज इंडस्ट्री जो है जब लगती है तो उनको इमीडिएट बेसिस पे रेडी मैन पावर चाहिए जो ट्रेंड रहे, बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स कि भाई अब मैं बैठूँ ट्रेनिंग सेंटर बनूँ 6 महीना तब तक कि मेरा प्रोडक्शन हैम्पर हो। तो इसे क्यों ना हम उन इंडस्ट्रीज़ के साथ मिल करके बात करें और उनसे पूछे कि आपको क्या स्किलिंग चाहिए और लेट अस मेक दो स्किलिंग सेंटर्स अवेलेबल। तो बोले इसके लिए एक बड़े लेवल पे ही यूनिवर्सिटी लगेगी, बिकॉज बहुत अलग अलग वेरिड तरीके का इन्वेस्टमेंट विदर्भा में आ रहा था। स्टील के अलावा आप देखेंगे सोलर अब बन गया है, ऑलमोस्ट 6 सोलर की फैक्ट्रीज लग रही है। सो अलग अलग टाइप के इंडस्ट्रीज़ यहाँ सेटअप हो रहे हैं। तो ये विचार उन्होंने दिया और हमने कहा डेफिनेटली इसके ऊपर हम तो तैयारी में लगे थे, तो हमको लगा आफ्टर एडवांटेज विदर्भा 2 हम जाके इसके ऊपर कुछ काम करेंगे। लेकिन उन्होंने कंक्लूडिंग फंक्शन में ही ये सजेशन दिया देवेन जी को कि इस तरीके का हमारा विचार है और हमने टीम से बात किया और हम एक यूनिवर्सिटी सेटअप करना चाहते हैं और 100 एकड़ में इसको हम सेटअप करना चाहते हैं। पीयूष गोयल जी उस टाइम पे चीफ गेस्ट थे हमारे, तो गडकरी जी के भाषण के बाद उनका था, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा आइडिया है रे, स्किल का है तो यूनिक है कुछ तो भी, बड़ा प्रोग्रेसिव एरिया है आपका लग रहा है, क्योंकि स्किलिंग पे भी आप विचार कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बहुत फोकस है स्किलिंग पे। और उसके बाद कंक्लूडिंग भाषण सीएम सर का था और उन्होंने इमीडिएटली भाषण में ही अग्री कर लिया। तो इस तरीके से वो बना है कि हम इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के साथ पार्टनरशिप करेंगे ये स्किल यूनिवर्सिटी सेटअप करने में। गवर्नमेंट हमको ज़मीन देगी जो ऑलरेडी फाइल प्रोसेस में है और यूनिवर्सिटी हम सेटअप करेंगे। इसके लिए हमने एक अलग सेक्शन 8 कंपनी बनाई है, विदर्भा ग्लोबल फाउंडेशन। तो वो जब हम यूनिवर्सिटी लाइसेंस जब भी अप्लाई करेंगे तो उसका नाम बदल जाएगा टू विदर्भा ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी। तो उस तरीके का है। और हमने ये जो डिस्कस किया इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के साथ कि आज जैसे एमओयू होता है, तो एमओयू से फैक्ट्री लगने तक ऑलमोस्ट 2.5-3 ईयर्स लग जाता है, बड़ी फैक्ट्री अगर है तो। छोटी है तो कई बार जल्दी लग जाती है। तो ये जो बीच का पीरियड है, इसमें जो भी इंडस्ट्रीज़ नागपुर में एमओयू साइन कर रही है हम उनसे एंगेज करेंगे कि साहब आप कितने लोग एम्प्लॉय करना चाहते हैं। ओके 5,000 लोग एम्प्लॉय करना चाहते हैं, इसमें कहाँ पे क्रिटिकलिटी आपको लगती है, ये 1,000 लोगों में लगती, ये 1,500 में लगती, इस टाइप की स्किल में लगती, आप बताइए हमने किस टाइप की स्किलिंग करनी चाहिए। रेडीमेड हमारे पास कुछ मटेरियल रहेगा, कुछ हम उनसे लेंगे और इस तरीके की स्किलिंग करेंगे कि वो जॉब रेडी बन जाए। तो इनकी फैक्ट्री शुरुआत होने तक हम यहाँ स्किल करके हमारे यहाँ के यूथ को तैयार कर देंगे कि वहाँ इमीडिएटली उनको जॉब लग जाए। तो ये आई थिंक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक्सपोजर नहीं है उस टाइप का। स्टील इंडस्ट्रीज़ लग रही है, बड़ी स्टील प्लांट कहाँ है हमारे यहाँ पे। आज सोलर इंडस्ट्रीज़ लग रही है, तो देयर इज़ नो नॉलेज एज सच। तो ये नॉलेज में हम उनको ट्रेन करेंगे। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, 2 वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज़ है स्किल के, एक सिंगापुर में है और एक जर्मनी में है। हमारी दोनों से बातचीत चालू है, अभी फॉर्मल कुछ साइन अप नहीं हुआ है, बट वी आर होपिंग कि दोनों से या एटलीस्ट एक से हम टाई अप करेंगे ताकि उनके पास जो रेडीमेड कोर्सेज है वो मिले और फिर उनको हम लोकली अडेप्ट करके इंडस्ट्रीज़ के साथ मिल करके एक स्किल कोर्स डेवलप करेंगे। तो इसमें हमने 11 स्कूल प्लान किए विद इन द यूनिवर्सिटी। अच्छा, 11 अलग अलग स्कूल्स हैं और वो स्कूल में भी हम इंडस्ट्री की मदद लेंगे। तो अगर स्टील है तो लॉयड हो गया, जिंदल स्टील हो गया, इनसी मदद से हम ये सेटअप करेंगे ताकि जो मैन पावर वहाँ से निकले वो उनके भी काम आए और बाकी स्टील के लोग। ऐसी अलग अलग स्किल्स जो हमारे रीजन की नीड बनते जाएगी। इन्वेस्टमेंट देवेन जी जिस स्पीड से ला रहे हैं, इस बार भी 3,70,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट डेवोस में साइन की है। तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पे स्किलिंग एक बहुत बड़ी नीड बनेगी। और उसी के साथ साथ गडकरी जी ने ये कहा कि आप शहर भी बढ़ रहा है और ऑलमोस्ट मेट्रो सिटी ही बन गया है। ऑलमोस्ट क्या, मैं तो कहूँगा मेट्रो सिटी बन गया है, भले ही ठप्पा ना हो अपने ऊपर मेट्रो का। तो शहर की नीड्स को भी आप देखो। तो उसके लिए ये स्किलिंग यूनिवर्सिटी तो चलो आपको 1.5 से 2 साल लगेगा बनाते बनाते, बट इमीडिएट बेसिस पे एक सिटी नीड्स के लिए आप चालू कीजिए।
तो हमने जब शुरुआत की कि कौन से पार्टनर को चूज़ करें सिटी के स्किल सेंटर के लिए, तो टाटा स्ट्राइव एक कंपनी है जो टाटा सन्स की सोशल विंग का एक हिस्सा है, वो स्किलिंग में ही करते हैं। 40 सेंटर है उनके अक्रॉस इंडिया। तो उनसे हमने चर्चा की, उनके साथ पार्टनरशिप की, और जब जगह ढूंढ रहे थे तो हमने एनएमसी स्कूल्स सोचे कि कुछ अगर कोई स्कूल ऐसा है जो खाली है हम उसको टेकअप करें ताकि शहर में सेटअप हो जाए। लेकिन एक रेडीमेड मल्टी स्किल सेंटर एनएमसी का स्मार्ट सिटी के अंतर्गत पूनापुर में था, तो हमने एनएमसी के साथ पार्टनरशिप की, तो एक ट्राईपार्टिएट हमने करके अभी वहाँ ऑलरेडी एक कोर्स शुरुआत हो गया है और बाकी 12 कोर्सेज हम चालू करने वाले, तो उसका भी रेनोवेशन और इंटीरियर्स और क्लासरूम सेटअप करना चल रहा है। तो आई थिंक मार्च मिड के आसपास हम लोग उसको इनॉग्रेट करेंगे। तो 13 अलग अलग स्किल जो है, जो सिटी की नीड है, होटल्स, हॉस्पिटल्स, घर में जो अभी रूफटॉप सोलर में नागपुर नंबर 1 सिटी है अक्रॉस इंडिया। तो वो टेक्नीशियंस की, वो सोलर जो एसोसिएशन हमारे से जुड़ी हुई है, जो ये पूरे फिटिंग कर रहे हैं सब जगह सोलर सिस्टम्स, वो बोले साहब 1000 टेक्नीशियन हम लेने को तैयार है, आप बस ट्रेन कीजिए हमारे हिसाब से। तो ये नीड है सिटी की। और होटल्स, आज 19 होटल्स नागपुर में इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स 2.5 ईयर्स आने वाले हैं, तो हमारे पास होटल स्टाफ नहीं है। तो ऐसा ना हो अगेन कि भाई फ़ायदा जो है वो हमारे यहाँ के लोकल यूथ को ना मिले, तो हम उनको उसमें ट्रेन करेंगे। हॉस्पिटल्स, तो 2 हॉस्पिटल के कोर्स है। तो ऐसे नीड्स देखते हुए, और अब हमारे पास और 6-7 की रिक्वायरमेंट आ गई है, तो अब हम दूसरा सेंटर भी ढूंढ रहे हैं। अच्छा। बट पहले एटलीस्ट ये इनॉग्रेट करें, फिर उस पर भी चलेंगे। एआईडी का जो काम है अब, या जो कारवा है, वो सिर्फ एक इंडस्ट्रियल एक्सपो लगाने भर से नहीं रहने वाला है। आप लोग ये सुनाई दे रहा है कि एक परमानेंट ऑफिस सेटअप करने वाले हैं जहाँ पर साल भर जो है वो कामकाज आप लोग करेंगे। तो आप लोगों का भी काम थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के मार्केट में, एक तो ये भी है कि निस्वार्थ भाव से आप लोग एक मंच पर आए हैं और अपने बिजनेस से समय निकाल के आप लोग यहाँ पर लगा रहे हैं। समय भी लगा रहे होंगे और स्वाभाविक सी बात है कि पैसे भी आप लोगों के लग ही रहे होंगे। तो ये आप लोग कर रहे हैं कि आपका जो रीज़न है वहाँ पे एक तरीके से औद्योगिक विकास हो। लेकिन एक परमानेंट ऑफिस खोलने की संकल्पना वो किस तरीके से है और वहाँ पर क्या कुछ किस तरीके से काम होगा? देखिए, शुरुआत तो एक्सपो से हुई थी, लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ते गया तो और लोग जुड़ते भी गए, और हम लोग मेंबर्स नहीं बनाते हैं। हम लोग जितने भी एसोसिएशंस अक्रॉस विदर्भा है, और करीब करीब 38 एसोसिएशन है जो ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ के, हम उनके साथ काम करते हैं। उनके मेंबर हमारे मेंबर, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते जा रहे हैं। और क्योंकि ये प्रोग्राम बढ़ते जा रहा है, नए नए इंडस्ट्रीज़ आ रहे हैं, तो और इंडस्ट्रियलिस्ट जुड़ रहे हैं और बिजनेसमैन जुड़ रहे हैं। तो अब साल भर का काम हो गया है, यानी कंटिन्यूस कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं, मीटिंग करनी पड़ती, चर्चाएं करनी पड़ती। अभी तक के हमने एनुअल बेसिस पे सेमिनार्स नहीं किए, जो भी हम करते हैं वो एडवांटेज विदर्भा में करते हैं, या टूरिज़्म वगैरह के जैसे हमने बड़े प्रोग्राम लिए थे वो किए हैं। बट अभी नीड है हमारे यहाँ पे इस चीज़ की, तो ऐसा नीड तो था ही हमारा। और साथ ही साथ एक गडकरी जी का एक विज़न था कि एक ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का मार्केट लगाए, तो वो एक अपनी जगह ढूंढ रहे थे उसके लिए कि कहाँ लगाया जाए। एग्रोविजन फाउंडेशन जो उनका है उसके चलते, तो एग्रोविजन फाउंडेशन ने एक जगह आइडेंटिफाई की और वो एनएमसी से लीज पे लिया। तो उसमें अवेलेबल था स्पेस कि ऊपर वो बना के दे सकते थे हमको बिल्डिंग, तो हमने फिर वहाँ पे उनसे टाई अप कर लिए। तो अब वो काम शुरुआत है, तो एआईडी का एक परमानेंट ऑफिस बन जाएगा और उसकी नीड रहेगी। तो वहाँ कॉन्फ्रेंस रूम भी रहेगा, वहाँ फंक्शन हॉल भी रहेगा, बोर्ड रूम अलग से रहेगा। तो आई थिंक, और ये सभी संस्थाओं के लिए, जैसे हमने कहा कि हमारे मेंबर सभी संस्था है, तो ये सभी संस्थाओं के लिए ओपन रहेगा। तो अब नीड आ गई है और इसका कंटिन्यूस यूटिलाइजेशन भी रहेगा। और साल भर का भी हमारा काम हो गया है, डे बाय डे आप देख रहे हैं कि एडवांटेज विदर्भा भी बढ़ते जा रहा है और हमारे एसोसिएशन का काम भी बढ़ते जा रहा है। और हम लोग जितने लोग जुड़े हैं, देखिए आज मेरी फैमिली 120 साल से यहाँ पे है, तो जो भी हम बने हैं वो इसी रीजन से बने हैं। जो भी आज सक्सेस है वो उसी रीजन से है, हम जुड़े इसी से कारण है। जो भी आज हमारा अस्तित्व है वो इसी रीजन के कारण है। और अगर इस रीजन के लिए कुछ काम करना है, तो या कोई भी रीजन के लिए काम करना है, तो मैं समझता था कि या तो आपको पॉलिटिशियन बनना है, पॉलिटिक्स में आके लीडर बनना है, तभी आपको अथॉरिटी मिलती है, या आपको ब्यूरोक्रेट बनना है। ये दो ही लोगों के पास है कि वो जेन्युइनली कुछ कर सके। लेकिन अब गडकरी साहब ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे लिए बना के दे दिया है कि हम लोग ये दो चीज़ ना रहते हुए भी, ना ब्यूरोक्रेट ना पॉलिटिशियन, हम एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऐसा लग रहा है कि हम कर सकते हैं। और कोशिश, एक ऑनेस्ट कोशिश हम सबकी है
और लकीली हमको उसमें यश भी मिल रहा है थोड़ा थोड़ा। और जैसा मैंने कहा कि गडकरी जी का और देवेंद्र जी का हमको सपोर्ट है। और गडकरी जी आज नेशन के वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर है, देवेंद्र जी सीएम है। अगर ये टाइम पे हम विदर्भा का कुछ पॉजिटिव ना कर सके सब लोग ने मिल करके, तो फिर इससे बेटर गोल्डन चांस जिसको कहते हैं, इससे गोल्डन चांस नहीं मिलेगा। और हमको उनका हाथ बटाना जरूरी है बिकॉज वो दोनों व्यस्त है। तो अगर इश्यूज हम उनके पास ले जाते हैं सबसे चर्चा करके, तो ये एक प्लेटफॉर्म इस तरीके का बन गया है कि हम उनके पास इश्यूज ले जाते हैं और वो इमीडिएटली उस पर एक्शन लेते हैं। बट कोई चाहिए जो उनके पास ले जाए इश्यूज़ की, सब ये ज़रूरत है इस रीजन की, ये आ जाए तो अच्छा होगा, वो इमीडिएट एक्शन लेते हैं। आपने ब्यूरोक्रेसी की का जिक्र किया। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ तो कि क्या ब्यूरोक्रेसी के माइंडसेट में या उनके एटीट्यूड में किसी तरीके का बदलाव हुआ है कि जैसे आप बता रहे हैं कि आप कोई काम या सजेशंस लेके जाते हैं तो पहले तो जो कुर्सी में पावर वाली कुर्सी में कोई बैठा हुआ आदमी है वो अपने नज़रिए से सोचता है, पर क्या वो अब अपने नज़रिए से निकल के जो उसके पास में जा रहा है, आइडियाज़ लेके जा रहा है या सॉल्यूशंस लेके जा रहा है, तो उस आइडिया से सोच रहा है और कर रहा है क्या? ऐसा ब्यूरोक्रेसी में बदलाव दिखाई देता है क्या? देखिए, मैं कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ नहीं, ना इस टाइप का मेरा कोई काम होता है कि मेरे को बाहर की स्टेट्स की कोई ब्यूरोक्रेसी से इंटरेक्शन हो या पता लगे किस टाइप की है। लेकिन महाराष्ट्र का मैं डेफिनेटली कहूँगा कि वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव माइंडसेट की ब्यूरोक्रेसी हमारे यहाँ की है। आज हमारा स्टेट नंबर 1 स्टेट है, सेकंड नंबर शायद 50% पे है अगर जीएसटी कलेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो उसका एक कारण है। अगर हमारे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी अच्छी नहीं रही तो ये स्टेट नंबर 1 हो नहीं सकता। कितना भी आप बड़े स्टेट हो, कितना भी आपके यहाँ फैक्ट्री लगे, तो फैक्ट्री लगना ही सबसे पहले तो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू ही आती है। तो मेरा जितना इंटरेक्शन रहा है और मेरी टीम का एआईडी का जितना इंटरेक्शन रहा है, बड़ा पॉजिटिव रहा है। हमने जो भी उनके पास इश्यूज लेके गए, सजेशंस लेके गए, इमीडिएट सॉल्यूशन मिला। जो नहीं हो सकता वो क्लियरली बताया भी उन्होंने कि ये नहीं हो सकता। बस एक ही उनका रिक्वेस्ट था और मेरे हिसाब से मैं भी बॉर्न थोड़ा सा मेरा नेचर है कि पॉजिटिव बातें करो। पॉजिटिव चीज़ें अगर हम लेके जाए और एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में प्रोग्रेसिव इश्यूज सामने रखे तो अच्छी चीज़ें हो सकती है। और हमारी ब्यूरोक्रेसी बहुत ओपन है और बहुत इमीडिएट एक्शन लेती है। और हमने देखा, आपने तो 7 मिनट आपने खुद ही जिक्र किया, तो ये तो चलिए सीएम खुद इन्वॉल्व थे, बट हमने टूरिज्म के टाइम पे देखा, बैम्बू पॉलिसी के टाइम पे देखा, जीसीसी पॉलिसी में देखा, स्टील कॉरिडोर के टाइम देखा। जो भी सजेशंस है सीएम सर के पास तो हम लेटर भेजते हैं, बाकी फॉलोअप तो ब्यूरोक्रेसी से ही करना पड़ता है। सेक्रेटरी लेवल है, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल है, इनसे ही करना पड़ता है कि साहब इसको पॉलिसी में आप इम्प्लीमेंट कीजिए। वेरी गुड ओपन एटमॉस्फेयर जो मैं कहूँगा, एटलीस्ट आवर एक्सपीरियंसेस। और अगर स्टेट के भले की चीज़ है तो इमीडिएट वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इमीडिएट एक्सेप्ट कर रहे हैं। बस इतना ही है कि सिर्फ नेगेटिविटी ना करें। देखिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कुछ चीज़ें तकलीफदायक रहती है, बट हम सिर्फ उसी की बात करें तो फिर कुछ पॉजिटिव हो नहीं सकता है। वो भी आप रखिए सामने, बिकॉज ये आपके लिए एक पेन पॉइंट है। बट और भी ऐसे इश्यूज रखिए जिससे कि और काम बढ़ सकता है और एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में बात करें तो आई थिंक अच्छा हो सकता है। आशीष काले सर, आपसे एआईडी, एडवांटेज विदर्भ और बाकी सब चीज़ों पे बहुत बात हो गई है। मुझे लगता है कि हमारी ये कोशिश रहती है कि हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद रहे, हम हमारे दर्शकों से उनकी शख्सियत से रूबरू कराएं। और आपके साथ में तो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में ही जिक्र किया कि एक बड़ी महत्वपूर्ण और लंबी लेगेसी है। बहुत कम लोगों को ये शायद मालूम हो, या बहुत कम लोग जो आज के जनरेशन के हैं उनको ये भी नहीं याद होगा कि हमारे नागपुर का पहला या दूसरा सांसद कौन हो, तो वो आप ही के परिवार से थे। आपकी जो परदादी थी वो सांसद थी कांग्रेस पार्टी से, और आपका जो परिवार रहा है वो स्वतंत्रता आंदोलन में भी जो है उन्होंने हिस्सा लिया है। तो मैं चाहता हूं कि आपके बारे में थोड़ा सा बताइए, आपके परिवार के बारे में बताइए, तो हमारे दर्शक आपको और बहुत बेहतर तरीके से जानने की एक तरीके से कोशिश कर सकेंगे। देखिए, मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो बेसिकली जॉब करते थे टाटा स्टील में, और उनको एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी नागपुर में मिली थी, तो वो 1910 में यहाँ आ गए थे और यहाँ सेटल हुए थे। फिर यहीं परिवार पूरा हमारा हुआ। और मेरी जो ग्रेट ग्रैंड मदर थी अंशाबाई काले,
वो पॉलिटिक्स में थी, पहले वो फ्रीडम फाइटर थी। चिमूर हत्याकांड एक काफ़ी पॉपुलर उस ज़माने का इंसिडेंट हुआ था, उसमें उन्होंने काफ़ी लड़ाई की थी और कुछ लोगों को फांसी की सज़ा हुई थी, उसके अगेंस्ट वो लड़के उनको बचाया था। और फ्रीडम मूवमेंट में सभी के साथ जितने उस टाइम पे बड़े लीडर्स थे हमारे देश के इन्वॉल्व थे, हमारे घर पे उनका सबका आना जाना था। और जब इलेक्शन की बात आई और स्वतंत्र भारत बना तो ऑब्वियसली उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली और वो पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नागपुर से इलेक्ट हुए थे। और उस ज़माने में मेरे ख्याल से पहले पार्लियामेंट में शायद सिर्फ 4 लेडी मेंबर्स थी। सो नागपुर तब से ही प्रोग्रेसिव है अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि 1947 या 48 में लेडी सांसद ये इंडिया में रेयरिटी थी और नागपुर उसमें सबसे आगे था। और सेकंड टर्म में भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, सेकंड टर्म भी वो चुन के आए थे, काफ़ी पॉपुलर थे, काम अच्छा करते थे। बट सेकंड टर्म में ही जब वो एमपी थे तब उनकी डेथ हो गई। आपस में उन्होंने डिसाइड किया था कि भाई जब मतलब हमारी ग्रेट ग्रैंड मदर फ्रीडम फाइटर है तो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर बिज़नेस में रहेंगे, फैमिली के साथ रहेंगे। तो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने बिज़नेस सेटअप किया और उनका इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टरशिप का बिज़नेस था। फिर ऑटोमोबाइल्स पॉपुलर होने लग गए इंडिया में तो उन्होंने ऑटोमोबाइल्स का बिज़नेस चालू किया। और हमारा परिवार जो है वो ऑटोमोबाइल्स में उसी टाइम से है, 1930 से हमारा ऑटोमोबाइल डीलरशिप्स है। और भारत में आज शायद 4 या 5 परिवार बचे हैं जो 1930 से ऑटोमोबाइल डीलरशिप में और आज भी सरवाइव हो रहे हैं। तो इंडिया में वन ऑफ द ओल्डेस्ट डीलरशिप फैमिलीज़ जो है वो हमारी जानी जाती है। और इसी तरीके से फिर फैमिली जैसे जैसे बढ़ते गई, बिज़नेस बढ़ते गया, तो बस बढ़ाते गए। और इंस्पिरेशन तो घर में था ही, बिकॉज मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने अपनी वाइफ के ऊपर एक किताब लिखी है। अच्छा। अनुसेबा इन मी, उनकी पूरी स्टोरी, उनकी लाइफ हिस्ट्री और खासकर उनकी पॉलिटिकल जर्नी, वो भी एक रेयरिटी थी कि एक हस्बैंड वाइफ के लिए लिख रहा है। तो हमने सबने पढ़े तो उससे एक इंस्पिरेशन मिलता था। और हमारे जितने अंकल हैं वो कहीं ना कहीं सोशल सर्विस में, फादर अंकल जी हमेशा इन्वॉल्व रहे। तो घर में माहौल भी ऐसा था कि भाई यू शुड गिव बैक टू सोसाइटी। धंधा तो ऑफकोर्स सबने करना चाहिए, अपने परिवार को संभालना हर एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, बट साथ ही साथ सोसाइटी में भी आपने कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ऐसा एटमॉस्फेयर घर में हमेशा था। मेरे अंकल जो है विलास अंकल, उन्होंने उस टाइम पे उनके फ्रेंड के साथ, गोविंद दागा जी के साथ मिलके वेद की शुरुआत की थी, जो विदर्भ इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल था। कुछ इसी तरीके से था जैसा एआईडी आज है और काफ़ी इफ़ेक्टिव आज भी प्लेटफॉर्म है। तो हमने देखा हुआ है कि इफ़ यू आर वर्किंग एंड अर्निंग एंड मेकिंग अ लाइवलीहुड इन द सोसाइटी, यू शुड गिव बैक। सो उस तरीके का माहौल हमेशा रहा है। और मैं बचपन से ही आरएसएस से बड़ा इन्फ्लुएंस्ड रहा हूँ। खुद स्वयं सेवक नहीं रहा हूँ, डिसिप्लिन बहुत लगता है, अनफॉर्चुनेटली मैं उतना डिसिप्लिन नहीं था बचपन में, लेकिन इन्फ्लुएंस हमेशा रहा है। तो जब मैं उनकी सेल्फलेस सर्विस देखता हूँ तो कई बार मुझको शर्म आती थी कि यार मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो अब ये मौका मिल गया हमारे को, थैंकफुल हूँ गडकरी साहब का कि उन्होंने एक चांस दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया कि मैं इस एरिया के लिए मेरे सभी कमेटी मेंबर्स के साथ हम लोग सब मिल कर के कुछ कर सके। तो बस ऑनेस्ट कोशिश कर रहे हैं। आई एम श्योर कि कुछ जगह सक्सेस मिलेगा, कुछ जगह टाइम लगेगा, कुछ जगह फेलियर भी मिलेंगे, बट जो भी हम कर रहे हैं कहीं ना कहीं विदर्भ के लिए भला करने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल हम ये देखते हैं कि बड़ी चर्चा हो जाती है कि लाडली बहनों के सशक्तिकरण की या लखपति दीदी हम बनाएंगे। मतलब एक तरीके से राजनीतिक तौर पर बड़ा अच्छा एजेंडा भी है कि सोसाइटी में महिलाओं को मजबूत स्थिति जो है वो दी जाएगी, या कौन से शहरों में रिजर्वेशन निकला नहीं भी है महिलाओं के लिए, फिर भी वहाँ पर महापौर महिला बनाई जा रही है। तो एक तरीके से सरकार का ये प्रयास है कि जो पॉलिटिक्स है या पावर सेंट्रिक जो पॉलिटिक्स है उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। लेकिन ये उस दौर की बात है कि जैसे आपने कहा कि नागपुर कितना प्रोग्रेसिव था कि पहली जो सांसद हैं हमारे शहर की वो महिला रही हैं, वो आपकी परदादी रही हैं। तो ये जो पूरा का पूरा एक इतिहास रहा है, आपके परिवार में महिलाओं की शक्ति या उनकी स्वतंत्रता की भूमिका एक तरीके से उसको आप किस तरीके से रेखांकित कर सकते हैं? क्योंकि ये तो मतलब 1950 से चला रहा है कि आप देख रहे हैं कि जहाँ पर आपके परिवार के ही सिर्फ नहीं बल्कि पॉलिटिक्स में या शहर में एक तरीके से पावर का जो एक केंद्र हो सकता है, हम सांसद को मान सकते हैं, वहाँ महिला है और वो आपके परिवार की महिला है। देखिए, अगर आपको महिलाओं का अगर ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी, कैपेसिटी समझना है तो आपका घर 3 दिन चला करके देख लीजिए।
जब वो नहीं रहेंगे। उनसे बेटर एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजर कोई नहीं रह सकता है, लीडरशिप भी उनमें उतनी ही रहती है, बिकॉज आज इतने लोगों को मैनेज करना। सो इसीलिए आप देख रहे हैं कि जहाँ जिस भी सेक्टर में, जिस भी इंडस्ट्री में, बिजनेस में महिलाएं आए हैं वो हमेशा सक्सेसफुली रही हैं। सो और इंडिया में अगर आप देखेंगे तो ग्लोब में कहीं भी सबसे पहले इंडिया में ये वुमेन लीडरशिप आप कब से देख रहे हैं? मतलब हमारे यहाँ पे झांसी की रानी कब थी? जब शायद मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड था, लेकिन इंडिया हमेशा एक इक्वल सोसाइटी रहा है। हमारे यहाँ पे इनफैक्ट महिलाओं को और हमारे यहाँ के जो ये इनको एक रिस्पेक्टेड और रिवर्ड स्पॉट हमेशा जो हमारे हिस्ट्री में, कल्चर में और सोसाइटी में रहा है और आज भी कंटिन्यूड है। और मैंने एग्जांपल दिया आपको कि मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर नागपुर से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेडी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस ज़माने में थी। तो ये एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट हमारे कल्चर में ही है, हमारे सोसाइटी में ही है। और आज हम एआईडी में भी देख रहे हैं और कि आज जितने भी इंडस्ट्रीज़, अब मैंने एक अपने भाषण में भी कहा था कि पहले एडवांटेज विदर्भा में एक हमारे यहाँ की लेडी एंटरप्रेन्योर है, उनकी एक छोटी सी फैक्ट्री वो चलाती है और खुद ही इंडस्ट्री वो चलाते हैं। कोविड में कुछ बंद हो गई थी और उन्होंने पहले इसमें लगाया था अपना स्टॉल और 1.5 दिन में सोल्ड आउट हो गया। अभी जब वो हमसे मिलती है तो 4 गुना उनका टर्नओवर हो गया। अभी वो सेकंड फैक्ट्री लगा रहे हैं, मतलब एक और शेड लगा रहे हैं जहाँ पे डबल कर रहे हैं वो प्रोडक्शन अपना, क्योंकि इतने ऑर्डर्स मिल रहे हैं। सो ये कैपेबिलिटी बताती है आपको कि 3 साल के अंदर में आपको अगर एक्सपेंशन करना पड़ रहा है तो आई थिंक इन द years टू कम यू विल सी फर्दर कि वुमेन लीडिंग द बिजनेस एंड दैट इज़ गुड फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर सोसाइटी इन इटसेल्फ। अब आपको कभी नहीं लगा कि आप ऐसे परिवार से हैं जहाँ पर राजनीति केंद्र में रही है, तो आपको भी राजनीति में जाना चाहिए? देखिए, अब मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर के बाद हमारे आगे के जनरेशन्स कोई भी पॉलिटिक्स में रहे नहीं, बिज़नेस में ही रहे। तो अब घर में जैसा माहौल होता है बिज़नेस का ही माहौल रहा, तो हम भी बिज़नेस में ही कंटिन्यू किए। और नागपुर में इतने अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, अगर हम उनके डायरेक्शन पे ही चले तो भी काफ़ी है। पॉलिटिक्स में ऐसी कोई मेरी इच्छा कभी थी नहीं और ना कभी ऐसा प्रयास किया मैंने। लेकिन पॉलिटिक्स से जो चेंज ला सकते हैं उसका एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी हमको गडकरी जी ने दिया और मैं कोशिश कर रहा हूँ। और हमारी जितनी एआईडी के अभी हमारी 21 लोगों की एग्जीक्यूटिव कमेटी है, तो हम लोग सब यही कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स में रहे बिना कोई अगर हम अच्छा पॉजिटिव चेंज कर सके तो ये तो जिसको कहेंगे कि सोने पे सुहागा है कि इलेक्शन लड़ना भी ना पड़े, रिस्क भी ना लेनी पड़े, लेकिन आप सोसाइटी के लिए और हमने रीजन के लिए कुछ कर सकते हैं। और हम बातचीत को ख़त्म करेंगे, लेकिन चलते चलते मेरे छोटे मोटे 1-2 सवाल हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर की ग्रोथ को आप किस तरीके से देखते हैं? आप चूंकि इस बिज़नेस में रहे हैं और आपने बताया कि आप ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं कि देश में कुछ ही परिवार जो हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं ऑटोमोबाइल डीलरशिप में। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपने जिस तरीके से ऑटोमोबाइल का सेक्टर या उसका बिज़नेस ट्रेंड बदला होगा, उस तरीके से आपने भी के बिजनेस पे मॉडिफिकेशन किया होगा। तो क्या कुछ चुनौतियां आपको लगती है, और नया जो ईवी का सेक्टर आने वाला है या आ चुका है, उसका आप भविष्य किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऑटोमोबाइल में तो इंडिया में आने वाले 10, 20, 30, 40 साल ग्रोथ ही ग्रोथ दिखेगी आपको। अगर आप कभी यूएस जाएंगे तो ऑटोमोबाइल्स ने उस कंट्री को बदल दिया है और ऑटोमोबाइल्स को फैसिलिटेट किया रोड्स ने। आज गडकरी जी इतने पॉपुलर जो है और जो उनका काम इतना इम्पोर्टेंट क्यों हमारे देश के लिए, क्योंकि रोड्स ही इकोनॉमी को सुधारते हैं। आज आप कनेक्टिविटी रिड्यूस करते हैं तो मार्केट्स एक दूसरे को बहुत इजीली एक्सेसिबल हो जाते हैं। और हमारे यहाँ तो 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, मोबिलिटी है बहुत इम्पॉर्टेंट है, लाइफस्टाइल भी आते जा रहा है। सो मोबिलिटी दोनों चीज़ें आपको प्रोवाइड करती हैं, इजी एक्सेस टू डिफरेंट मार्केट्स जो कमर्शियल एस्पेक्ट हो गया बिजनेस के लिए, और आपको रिक्रिएशन के लिए भी एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है। आज आप गाड़ी उठाइए कहीं भी चल जाए, आज समृद्धि बन गया है, लोग गाड़ी उठा करके लोनावला चल जाएंगे या संभाजी नगर चल जाएंगे एलोरा अजंता देखने, ये वीकेंड के लिए। अदरवाइज़ हम शहर के आसपास 25-50-100 किलोमीटर ही ढूंढते थे क्योंकि टाइम लगता था, रोड्स नहीं थे या रोड्स छोटे थे। तो यूएस में आज के तारीख में 1,70,00,000 गाड़ियाँ बिकती है साल की, और उससे 3 गुना यूज्ड कार बिकते हैं। तो वहाँ पे गाड़ी इज़ अ मस्ट। और गाड़ी से एक और चीज़ वहाँ पे हो गई कि मोबिलिटी आने से शहर जो है वो दूर दूर बसने लग गए, कंसंट्रेशन नहीं रहा। तो जो मेट्रो सिटीज़ छोड़ दिए, उसके अलावा भी आप देखेंगे तो आप 30 किलोमीटर जा कर के वहाँ कॉलोनीज़ बनी हुई हैं और वो 30 किलोमीटर अपनी खुद की गाड़ी में आता है
और जॉब करता है, शाम को वापस चले जाता है। इससे एक और इम्प्रूवमेंट ये हुआ कि क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है आपको। आज आप शहर में 1 करोड़ रुपया में 1000 फुट का फ्लैट ले लीजिए, और 1 करोड़ रुपया में आप 25 किलोमीटर दूर जाइए तो 5000 फुट का खुद के बंगले में रहिए। ये डिफरेंस हो जाता है। सो ऑटोमोबाइल के बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स है, और ये डेवलपिंग कंट्री है। हमारी एस्पिरेशन लेवल डे बाय डे अब बढ़ती जा रही। कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए पहली बार ऑटोमोबाइल, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, फर्स्ट टाइम अफोर्डेबल और एक्सेसिबल होते जाएंगे। तो ये पॉपुलेशन और यंग पॉपुलेशन हमारे यहाँ का एसेट है, हमारे यहाँ की स्ट्रेंथ है। तो ये यूथ जो है जैसे जैसे जॉब्स में आएंगे और स्टेबल जॉब्स उनको दिख जाएगा, तो दे विल ऑल गो इन फॉर ऑटोमोबाइल। सो आने वाले 10 20 30 40 साल, अभी हमने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। नाउ वी आर नंबर 3 इन ऑटोमोबाइल। सो यू विल सी इंडिया बिकमिंग द टॉप मोस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट इन द नेक्स्ट 10 to 15 20 ईयर्स। रही बात इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, ये इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी अक्रॉस द वर्ल्ड, शायद 1 या 2 ही देश होंगे जहाँ पे ये बहुत ही हाई परसेंटेज में है। लेकिन आने वाले टाइम में क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स लिमिटेड भी है और उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो सोसाइटी एज अ होल, गवर्नमेंट एज अ होल विल डेफिनेटली ट्राई एंड प्रमोट ऑल्टरनेट फ्यूल्स, जिसमें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल करंटली सबसे इजी है और सबसे अच्छा है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़ेगा हमारे देश में तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बढ़ेंगे, एंड दैट इज़ वेरी क्लीन मोबिलिटी। गवर्नमेंट का बहुत फोकस है। आप बसेस देखें, इनफैक्ट कल ही लॉन्च है 50 बसेस का नागपुर में। नागपुर इज़ द फर्स्ट सिटी जहाँ पे ई बसेस 50 लॉन्च हो रहे हैं। सो दिस इज़ क्लीन मोबिलिटी which should be promoted, and thankfully the government is giving good support, gives good subsidies to promote EV. So आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट बढ़ते ही रहेगा, बिकॉज हमारा इम्पोर्ट जो है आज फ्यूल्स का और डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। और मेरे ख्याल से अगेन ये गडकरी जी की जो विजन है, मैं 2007 या 8 में पहली बार भाषण सुना था, और तब वो एथेनॉल की बातें करते थे जब किसी को मालूम नहीं रहता था। और मैं भी सोचता था क्या एथेनॉल और बायोफ्यूल्स एंड ऑल दैट। आज देखिए ये हमारे देश की नीति बन गई है। तो एक विजनरी जब सोचता है, ऐसा लगता है कि कुछ अजीब ही बात कर रहा है, लेकिन जब अब जैसे जैसे टाइम जाता है यू अंडरस्टैंड इज विजन। सो आई थिंक हमारे लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज बाकी सब बनते जा रहा है अपने देश में। आज डिफेंस में तो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक ज़माना था जब 100% इम्पोर्ट होता था, आज हमारे नागपुर से ही सोलर इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट कर रही है। सो वी आर एक्सपोर्टिंग डिफेंस इक्विपमेंट्स, बाकी पूरे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमारे यहाँ पे है। तो डिपेंडेंसी आज के तारीख में अगर कुछ रही है तो मेरे ख्याल से वो IT में रही है, और वो भी अब डे बाय डे गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि हमारे यहाँ के सॉफ्टवेयर कंपनीज डेवलप करें अपने आप को। और दूसरा रहा है ऑयल में। तो जितना EVs बढ़ेगा, क्योंकि आप EVs में सोलर एनर्जी से, विंड एनर्जी से आप जनरेट कर सकते हैं पावर, और उससे आप EVs को चार्ज कर सकते हैं। सो आई थिंक इन द फ्यूचर ये बढ़ेगा। ऑफ कोर्स एथेनॉल भी एक फ्यूल है जहाँ पे करंटली बढ़ रहा है, और उससे अपनी डिपेंडेंसी या एटलीस्ट जो ग्रोथ है ऑयल इंपोर्ट्स में वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। सो EVs का भी फ्यूचर अच्छा है, बट थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज चार्जर नेटवर्क बहुत ज़रूरी है अक्रॉस इंडिया, और वो ओवरनाइट बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। एक आखिरी सवाल चलते चलते कि अब एडवांटेज विदर्भ हो गया, 3 दिन का सेशन था पूरा। हमने देखा कि किस तरीके से आपकी भाग दौड़ थी, आप इधर से उधर जा रहे हैं, ये यहाँ जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, और दुनिया भरी की चीज़ें कि अपना इवेंट है तो वो सफल होना चाहिए, और जिन लोगों के लिए है उनको उसका कुछ तो भी रिटर्न मिलना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है कि जब हम इस तरीके का काम करते हैं तो तनाव होता है, थकान होती है, दिमागी थकान होती है, शारीरिक थकान होती है। तो इस तरीके की थकानों को मिटाने के लिए आशीष काले किस तरीके की थेरेपी लेते हैं, ये क्या करते हैं? हम देख रहे हैं कि आपके चेहरे की लाली और आपके चेहरे की हंसी जो है वो हमेशा बरकरार रहती है। यू आर राइट कि तनाव होता है, और मैं इसमें अपनी कमेटी को थैंक यू कहना चाहूँगा। मैं आई थिंक वन ऑफ द यंगेस्ट हूँ अपनी कमेटी में। काफ़ी सीनियर लोग मेरे साथ जुड़े हुए, लेकिन बहुत बहुत थैंकफुल हूँ उनका कि इस प्रोग्राम के टाइम वो मेरी लीडरशिप पूरी एक्सेप्ट करते हैं, और जहाँ पे भी थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, और आते ही हैं इतने बड़े इवेंट में आप जब करते हैं, तो फाइनल वर्ड मेरा एक्सेप्ट करते हैं, और ये मैं उनके लिए थैंकफुल हूँ, बिकॉज सब मेरे ऑलमोस्ट 80% मेरे सीनियर्स हैं। तो उसके चलते इवेंट अच्छा हो जाता है।
बाकी अगले दिन मंडे को मैं दिन भर सोया हूँ। अच्छा। तो बिकॉज रोज़ हम लोग 4-5 घंटे के अलावा सो नहीं रहे थे। कुछ ना कुछ आ रहा था, रात तक फ़ोन आते थे, सुबह सुबह जल्दी उठ के फिर वहाँ जाके तैयारी देखनी पड़ती थी। तो ये तो इमीडिएट रहा कि दिन भर सोया, रिलैक्स किया। मेरे टीम को और हमारे कमेटी को कहा भी 15 दिन में ना मैसेज करूँगा, बिकॉज रोज़ अदरवाइज़ कुछ ना कुछ हमारे ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे चलते रहता था कि भाई ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो ऐसे 15 दिन अब कोई मैसेज भी नहीं करूँगा। बाकी अब 15-20 दिन बाद जैसा, बिकॉज बिज़नेस भी है और मैं 15 दिन छुट्टी ले लेता हूँ ये इवेंट के लिए, वरना उसके बिना हो नहीं सकता है कि मैं बिज़नेस पे भी फोकस करूँ और इवेंट भी देखूँ। तो मैं 15 दिन ऑफिस से हट जाता हूँ और बहुत लकी हूँ कि मेरी जो टीम है, सभी सीनियर हमारे यहाँ के लीडर्स जितने मेरे बिज़नेस में हैं, उन्होंने अच्छे से हैंडल करते हैं। वो हमेशा मेरे को फ्री टाइम दे देते हैं और अब मेरे बच्चे भी बिज़नेस में आ गए हैं तो उनकी भी मदद होती है। तो अच्छा, आई आपके थिंक बच्चे इतने बड़े हैं? आपको देख के लगता नहीं कि इतने मेरे बड़े बिजनेस है कि मेरे वो। मेरे ट्विन्स है हाँ। और बेटा और बेटी है और 28 साल के हो गए हैं। अरे वाह। तो लेकिन तो आपको देख के आपकी उम्र इतनी बड़ी लगती नहीं है। वो चलिए भगवान की दया है कि चेहरा ऐसा बना है कि शायद छोटा लगता हूँ, बट हूँ तो मेरे बच्चे नहीं, अभी आपने आ गए अपने बिजनेस आप में। को उस तरीके से मेंटेन रखा हुआ है। नहीं नहीं, मेंटेन तो कहाँ, अभी वजन कम करना है। वो एक अलग नेक्स्ट टारगेट है एडवांटेज विदर्भा के बाद। घर वालों ने ये टारगेट दिया है कि भाई वेट कम होना चाहिए, वो कोशिश करूँगा। बट फिर नॉर्मली बिजनेस सब अब ठीक ठाक होने के बाद फिर एक कहीं तो भी छोटा हॉलीडे लूँगा, डेफिनेटली रिलैक्स करूँगा, फिर काम पे लगना है। जैसे हमने कहा कि जिम्मेवारी बढ़ते जा रही है और अच्छा भी लग रहा है। जी। लोगों की अपेक्षाएं बढ़ते जा रही है और अच्छा लगता है कि अगर हम किसी के लाइफ में एक छोटा मोटा डिफरेंस कर पाए। तो इसलिए अब इश्यूज़ बहुत सारे आ गए हैं हमारे को और साल भर हम उसको अगर फॉलोअप नहीं करेंगे तो फिर वो रह जाएंगे। फिर वो ऐसा होता है कि यार बातें बातें होती 3 दिन और फिर कुछ हुआ नहीं, तो वो हमको नहीं करना है। एआईडी एक अलग संस्था है और गडकरी जी ने जो हमारे पे विश्वास दिया है और देवेंद्र जी का भी जो विश्वास और सपोर्ट है, उसको हम कहीं भी ढीला नहीं छोड़ना चाहते हैं। उनकी अपेक्षाएं और बाकी सबकी भी, जो हमारे यहाँ के रीजन के जितने इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन हैं, उनकी अपेक्षाएं जितनी भी होगी, कोशिश करेंगे कि हम, अगेन मैं बार बार वर्ड यूज़ करता हूँ, बट इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि कुछ कोशिशें सही होती है, कुछ नहीं होती, बट हम ऑनेस्ट एफर्ट करेंगे, कहीं भी उसमें कमी नहीं रहने देंगे। बाकी सक्सेस फेलियर्स, कुछ पॉलिसीज़ हो सकती, कुछ नहीं हो सकती, ये तो टाइम बताएगा। चलिए, आशीष काले सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी बातचीत आपसे हुई। मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं उन्हें बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिला होगा और जो कोशिश आप लोगों की है वही उम्मीद हमारी भी है कि हमारे क्षेत्र का औद्योगिक विकास हो, नए नए जो उद्यमी हैं वो तैयार हों, अलग अलग सेक्टर में आए और हमारा सेक्टर, हमारा जो क्षेत्र है वो ग्रोथ कर सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते अगर कोई हमारे दर्शकों के लिए आप बुक अगर बता दें कि जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो और ये पढ़नी ही चाहिए, अगर वो आप सजेस्ट कर दें। नहीं, मेरी पर्सनल फेवरेट गॉडफादर है। वो बिज़नेस से रिलेटेड नहीं नहीं है, है। लेकिन उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो मैं कई बार पढ़ चुका हूँ। और मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर की जो किताब मैंने कहा, अंशे बाई अनमी, अगेन उसमें भी बहुत लर्निंग्स मिलते हैं। उसके अलावा बिज़नेस के तो कई किताबें हैं, ऐसा कोई इमीडिएट ध्यान में नहीं आता है, बट आई एम श्योर कि आज गूगल आपको बता देगा या चैट जीपीटी बता देगा। बट मैं सब दर्शकों को ज़रूर कहूँगा कि यूसीएन देखते रहिएगा। मेरे ख्याल से हमारे यहाँ के लोकल एंटरप्रेन्योर्स ने चैनल सेटअप किया और बहुत प्राउड लगता है कि ये इतना बढ़िया से बढ़ते जा रहा है, तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। और मेरे को बुलाने के लिए धन्यवाद, आपने प्लेटफॉर्म दिए कि मैं अपनी बात रख सकूं, तो उसके लिए थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।